समय आ चुका है कि हम 10.4 को स्टार्ट करें। अच्छा, 10.4 के अंदर है ना एक नया टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मतलब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो जरा सीखते हैं। सीधी सी बात है, हमारे पास दो वेक्टर होंगे और हम उन दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में क्या निकालने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। तो देखो, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको ना बीच में मल्टीप्लाई के साइन से दिखाया जाता है। दो वेक्टर के बीच अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो तुम्हें बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एक छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन जिसको हम क्रॉस बोलते हैं, और यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम्हें एक चीज की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। क्या ये वही डिटर्मिनेंट है जिसको हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था? आंसर है हाँ, ये वही डिटर्मिनेंट है जिसको हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। अब एक तरीका तो ये है कि मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देकर बताऊं, और एक तरीका ये है क्योंकि 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है तो क्यों ना सीधा हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लें, है ना। तो एक काम करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जितनी बेसिक सी नॉलेज मुझे देनी थी वो मैंने दे दी, अब हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या जा रहा है ना। तो फाइंड में क्या पूछा है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन तुम देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमें पूछा है ना फाइंड करने को, क्रॉस प्रोडक्ट तो पूछा ही है, साथ ही साथ है ना ये दो डंडे लगे हुए हैं। अच्छा, दो डंडों का क्या मतलब होता है? मॉडुलस निकालना। और मॉडुलस कैसे निकलता है वो भी देख लेंगे। शायद मैंने पहले से बता दिया है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले काम की चीज क्या है? पहले काम की चीज है कि अंदर वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। अंदर वाला क्या आना चाहिए? अंदर वाला हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। एक बार अगर हमें अंदर वाला क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ जाएगा तो मॉडुलस निकालने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मॉडुलस निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, खैर हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, और वेक्टर क्या है? वेक्टर है i -7j प्लस 7k, और दूसरा वेक्टर क्या है? दूसरा वेक्टर है 3i -2j प्लस 2k। दो वेक्टर दे रखे हैं भाई, क्वेश्चन वेक्टर तो देगा ही देगा, बिना वेक्टर के कैसे करेंगे। ठीक है, देखो, तो पहले हम निकालेंगे क्रॉस और बाद में निकालेंगे मॉडुलस। पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है क्रॉस। तो देखो क्रॉस कैसे निकालूंगा। हाँ, पहले लिख लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया क्रॉस। तो मैंने बताया था तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुमको डिटर्मिनेंट की नॉलेज है ना तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? देखो सबसे पहले क्या आएगा? आई जे के। आई जे के। तुम्हें क्या बनाना है? तुमको ना डिटर्मिनेंट बनाना है। तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने आई जे के लिख दिया। तुम कहोगे ऐसे लिखना है, मतलब रो वाइज लिखना है? मैं बोलूंगा हाँ, रो वाइज ही लिखना है। ठीक है, अब देखो फिर से, आई के साथ क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो 1। जे के साथ क्या दिखाई दे रहा है? -7। के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 7। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमको साइन के साथ लेना है। आई के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 1। जे के साथ क्या दिखाई दे रहा है? -7। और के साथ क्या दिखाई दे रहा है? प्लस का 7 साइन के साथ। तो क्या क्या दिखाई दे रहा था? 1 -7 और 7। अब नीचे वाले में देखो, मतलब कि बी वेक्टर में आई के साथ क्या दिखाई दे रहा है? 3। जे के साथ क्या दिखाई दे रहा है? -2। और के साथ क्या दिखाई दे रहा है? +2। तो ले लेंगे 3 -2 और +2। बस डिटर्मिनेंट हमारा बन गया। बताओ, डिटर्मिनेंट बनाना कोई मुश्किल काम हुआ? नहीं, बहुत ही बच्चों वाला काम है, और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल मजाक वाला काम है ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाना। अब देखो, जब डिटर्मिनेंट बना ही लिया है तो इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना भाई। बनाया काई के लिए? सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो, मैंने बताया था किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड पे मैं इससे इवेल्युएट कर रहा हूं, इससे। देखो आई बाहर आ गया, -7 7 -2 2। याद है ना ये वाला काम? चैप्टर 4 में हमने खूब सीखा था। देखो बोर्ड पे मैं फिर भी एक बार समझा देता हूं। देखो, हम आई के हिसाब से कर रहे हैं तो आई किसके अंदर आ रहा है?
पहली रो में और पहले कॉलम में, तो क्या क्या बच गया, पहली रो और पहला कॉलम। देखो पहली रो पहला कॉलम गया तो क्या क्या बच गया, ये चारों आइटम बच गए, है ना। हालांकि मुझे दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो तुम्हें याद होगा साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस माइनस, तो माइनस का जे आ गया, है ना। अच्छा अब जे में देखो, जे किसके अंदर आ रहा है, देखो मैं इसकी हेल्प ले लेता हूं। देखो जे आ रहा है R1 में और कॉलम 2 में, तो क्या क्या बच गया, देखो 1 7 3 2, तो क्या क्या बच गया 1 7 3 2। अब क्या लेना है, अब लेना है के, तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो के तो प्लस का आएगा। अब आगे देखो के किस में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो क्या क्या बच गया 1 -7 3 और -2, तो 1 -7 3 और -2। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने प्रॉपर बताया। मैंने तुमको डिटरमिनेंट की बातें भी याद दिला दी कि कैसे कैसे लेते थे वो करके, है ना। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ये काम हमने चैप्टर 4 में बहुत बार सीखा है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो आई ऐसे ही रहेगा, याद है ना, क्रॉस करते हैं, देखो ऐसे करते हैं क्रॉस। तो -7 की 2 से माइनस के 14 और 7 की 2 से -14, लेकिन बीच में भी माइनस आता था, याद है ना। ये जो मल्टीप्लाई करते थे बीच में भी क्या आता था, माइनस आता था। तो 7 2 जा 14, वो भी माइनस का, और एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 14 माइनस जे। अब इधर देखो 2 की 1 से 2 और 3 की 7 से 21, 7 3 से 21 होता है, प्लस के 1 की -2 से -2, और देखो 3 की 7 से करूंगा माइनस के 21 और एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना भाई। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये काम कोई नया काम नहीं है कि तुम सोच रहे हो चैप्टर 2 में अब नया काम मिला है, नहीं, ये काम कोई नया काम थोड़ी ना हुआ, ये काम तो हमने सीख रखा है। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो बताओ -14 और +14 ये तो 0 हो जाएंगे, तो क्या ये वाली टर्म मुझे लिखनी चाहिए, भाई माइनस का 14 और प्लस का 14 तो आपस में कट गए, 0 हो गए, तो ये तो टर्म गायब हो गई, ठीक है। अब इधर देखो 2 में से 21 जाएंगे, अच्छा 2 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 19 बचेंगे, और उस माइनस के 19 की माइनस के जे के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि 19 जे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, 2 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 19 बचेंगे, और माइनस के 19 की माइनस के जे के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 19 जे। अब इधर देखो माइनस के 2 और प्लस के 21, इधर भी ऐसे ही होगा। देखो 21 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 19 बचेंगे, यहां पर क्या था 2 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 19 इसलिए बचे क्योंकि माइनस की डिजिट बढ़ी है, इसलिए माइनस के 19। यहाँ पर प्लस की डिजिट बढ़ी है, इसलिए प्लस के 19, तो प्लस के 19 की के साथ करेंगे तो प्लस के 19 के, है ना। ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तुमको क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आ गया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ इसका मॉडुलस पूछा था। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के साथ साथ इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस और कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको रब नहीं करा, बाकी पूरा रब कर दिया। हाँ इसको ना ऊपर लिख लेता हूं मैं, यहां पर 19 जे प्लस 19 के, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये मैंने क्रॉस कैलकुलेट कर रखा है। अब क्रॉस का मॉडुलस निकाल देते हैं, मतलब कि वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस का मॉडुलस। हाँ मॉडुलस निकालना शायद मैंने पहले सिखाया था, है ना। मॉडुलस निकालना शायद पहले मैंने सिखाया था, या फिर मुझे ध्यान नहीं कि मैंने सिखाया था या नहीं सिखाया था, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो मॉडुलस निकालना बड़ा आसान है। ये जो लिखे हुए होते हैं ना साथ में, जे के साथ क्या लिखा हुआ है 19, के के साथ क्या लिखा हुआ है 19, ध्यान से सुनो। ये जो इनके साथ लिखे हुए होते हैं ना स्केलर, जे के साथ क्या स्केलर है 19 और के साथ भी क्या स्केलर है 19, इनका स्क्वायर करना होता है बस, और कुछ नहीं है। 19 का स्क्वायर करना है प्लस फिर 19 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इस वाले का भी स्क्वायर करना होता है, उस वाले का भी स्क्वायर करना होता है। ध्यान से सुनो, आई वाली टर्म तो है नहीं इसके अंदर, इस क्रॉस के अंदर क्या तुमको आई वाली टर्म दिखाई दे रही है, आई वाली टर्म तो है नहीं, लेकिन अगर आई वाली टर्म होती ना तो उसका भी स्क्वायर करते, ठीक है, फिलहाल तो है नहीं।
और एक क्या लगा देना होता है, रूट लगा देना होता है, बस हो गया। देखो कैसे करेंगे। हाँ 19 का स्क्वायर खोल देते हैं भाई, मुझे जहां तक है याद तो है नहीं कि 19 का कितना होता है, बट कोई बात नहीं करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 381 होता है। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, 381 लिख लेते हैं। देखो 381 प्लस, हाँ इस 19 का भी देख लेते हैं भाई, इस 19 का भी 381। हाँ 381 381 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, 8 और 8 16 का 6 है ना, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 7, 762। अब पीछे जो आंसर दे रखा होगा ना वो वैसे दे रखा होगा फैक्टराइज वगैरह करके, ठीक है। तो तुम लोग 12th क्लास में हो और मैं ये समझता हूं कि तुम्हें फैक्टर करने तो आने ही चाहिए, तो मैं सीधा लिख देता हूं, इसका फैक्टराइज करके आएगा 19 रूट 2, 19 रूट 2, ठीक है 19 रूट 2। कोई बात नहीं हमने कर लिया ना, तो ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस और फर्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, उसने हमें सिर्फ क्या सिखाने की कोशिश करी है, उसने हमें सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि क्रॉस कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो ये कि क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और कम से कम 4 नंबर का, ठीक है 4 नंबर का, क्योंकि 6 में से तो नहीं लेकिन 4 में जरूर है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले ना थोड़ी सी बातों को समझते हैं। देखो तुम्हें मालूम है कि कोई भी एक वेक्टर पैरेलल हो सकता है किसी दूसरे वेक्टर के साथ। भाई लाइनों में भी तो यही कहानी होती है, क्या एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो सकती है, बिल्कुल। तो वेक्टर क्यों नहीं हो सकता, तो वेक्टर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, ठीक है। ये वेक्टर बी के साथ क्या है, पैरेलल है, ए वेक्टर बी के साथ पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने कुछ अलग बोला, अब मैंने बोला कि ए वेक्टर है ना पैरेलल नहीं है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। चलो ये बात भी समझ में आती है कि कोई से भाई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल हो सकता है, कोई सा भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर भी हो सकता है। लेकिन मैंने अब एक बात और बोल दी कि ये वेक्टर बी वेक्टर के साथ तो परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर सी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। अब ये दो दो के साथ परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। और मैंने एक कदम और बोला साथ में, ठीक है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर बी के साथ भी परपेंडिकुलर बना रहा है और उसी टाइम पर ए वेक्टर सी के साथ भी परपेंडिकुलर बना रहा है। देखो अलग अलग परपेंडिकुलर होना अलग बात है, ये वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, तो ये अलग अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये वेक्टर इसके और इसके दोनों के साथ, दोनों के एक साथ परपेंडिकुलर है, तब कंडीशन थोड़ी सी अलग है। देखो अब जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैंने तुमसे बोला कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी और सी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर किसके साथ परपेंडिकुलर है, बी और सी वेक्टर दोनों के साथ। तो बताओ वो वेक्टर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो बताओ वो वेक्टर क्या बनेगा। अब दिमाग में आएगा कि यार ये वेक्टर इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन हम इन दोनों के साथ कैसे परपेंडिकुलर बनाए। तो देखो ऐसे में क्या करना है, जब कोई एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है, ध्यान से सुनना, अब मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। जब एक वेक्टर किसी दो वेक्टर के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हम उन दोनों का क्या निकालते हैं, हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। हम उन दोनों का क्या निकालते हैं, हम उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ रिलेशन बनाते हैं। हम बी के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, हम सी के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, हम क्रॉस के साथ रिलेशन बनाएंगे उस वेक्टर का, हम क्रॉस के साथ रिलेशन बनाएंगे उस वेक्टर का, ना कि बी के साथ ना कि सी के साथ। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना इस वेक्टर को बदलता रहता है बार बार, क्वेश्चन कहेगा उस वेक्टर को कैलकुलेट करो, ठीक है। कभी कहेगा ये वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो। देखो चाहे वो वेक्टर कैलकुलेट करवाए
चाहे वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करवाए, यहां के सॉल्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहां पर हमें क्रॉस निकालना है, मतलब क्रॉस निकालना है। यहां पर हमें इन दोनों का क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, मतलब क्रॉस निकालना है, ठीक है। चाहे वो यहां पर हमसे वेक्टर कैलकुलेट करवाए, चाहे वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करवाए। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। देखो क्वेश्चन ने बोला है यूनिट वेक्टर निकालो। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, और देखो क्या लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द वेक्टर, किसके साथ, a प्लस बी एंड a माइनस बी के साथ। बिल्कुल वही कंडीशन आ गई ना जो अभी अभी समझाई थी। देखो जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन ने हमसे यूनिट वेक्टर क्या करवाया है, क्वेश्चन मार्क, फाइंड करवाया है। यूनिट वेक्टर निकालिए, वो यूनिट वेक्टर निकालिए जो परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द वेक्टर, जो परपेंडिकुलर है ईच ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। दो दो वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। वेयर ए और बी, और वो ए और बी क्या है, वो तो ये है, इसको तो हम देख लेंगे बाद में। क्वेश्चन ने हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर भी दे रखा है, उसको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इधर देखते हैं। देखो जरा, मैंने बताया था कि क्वेश्चन हमसे अगर कोई यूनिट वेक्टर पूछेगा या कोई भी वेक्टर पूछेगा और वो वेक्टर परपेंडिकुलर बताया जाएगा किसी दो वेक्टर के साथ। याद आया, बिल्कुल अभी अभी समझाया है। कोई एक वेक्टर पूछेगा किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है, तो उन दोनों वेक्टर का क्या निकालना है मुझे, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालना है। मतलब कि मैं a प्लस बी का क्रॉस a माइनस बी के क्रॉस के साथ सॉल्व करूंगा और इस वेक्टर का रिलेशन उस वेक्टर के साथ बनाऊंगा, इस वेक्टर का रिलेशन उस वेक्टर के साथ बनाऊंगा। मतलब मैं इन दोनों का क्या निकालने वाला हूं, मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन पहले मेरे पास ये वेक्टर होने भी तो चाहिए, ये वेक्टर मेरे पास होने भी तो चाहिए। तो क्वेश्चन ने दे रखे, यानी कि सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है मेरा कि मैं a प्लस बी वैक्टर कैलकुलेट करूं, फिर मैं a माइनस बी वैक्टर कैलकुलेट करूं, ठीक है। देखो a प्लस बी, अच्छा a क्या है, a है 3i प्लस 2j प्लस 2k, और b क्या है, b है i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। मैं ना हाथों हाथ नीचे वाले में भी वैल्यू डाल रहा हूं। देखो नीचे क्या है, a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी, है ना। देखो ऊपर a प्लस बी बनाया, नीचे a माइनस बी बनाना है। क्वेश्चन ये है कि तुमको कहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, क्या तुमको ये भी लिखना है ऊपर का ये जो मैंने समझाया, नहीं, तुमको यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तुम्हें अपने रजिस्टर में नोट करना है ना, तो तुम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लो, यहां से, ठीक है। ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से स्टार्ट कर सकते हो। क्या तुम समझने के लिए ऊपर वाला भी कॉपी कर सकते हो, हाँ समझने के लिए कर सकते हो, लेकिन टेस्ट में और पेपर में करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब जरा पहले मैं ऐड कर रहा हूं, देखो 3i और i 4i, 2j और 2j 4j, 2k और माइनस 2k, इधर देखो 2k प्लस का 2k माइनस का, ये तो खत्म है ना। अब नीचे देखो 3i में से i गए, ध्यान से देखो बार माइनस है, 3i में से माइनस गए i, तो 2i, 2j में से ध्यान से देखो 2j में से माइनस करे 2j, बताओ 2j में से माइनस करेंगे 2j तो 2j तो कट गया, 2j में से माइनस करा 2j तो 2j तो कट गया। अब इधर देखो 2k में माइनस करे माइनस के 2k, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2k में माइनस करे माइनस के 2k, तो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, यानी कि 2k और 2k कितने हो जाएंगे 4k, 2k और 2k कितने हो गए 4k। ये आ गया प्लस वाला वेक्टर, ये आ गया माइनस वाला वेक्टर। पहले इतना कॉपी कर लो। क्वेश्चन ने बोला था कि इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर बनाना है, तो पहले ये दोनों मेरे पास होने भी तो चाहिए, तो मैंने कैलकुलेट कर लिए। भाई अगर ये मेरे पास होने चाहिए
तो मैंने कैलकुलेट कर डाले। ठीक है, देखो अब जरा मैं नीचे वाला रब कर रहा हूं, लेकिन जो वेक्टर मुझको चाहिए ना बस मैं वो छोड़ रहा हूं। देखो क्वेश्चन ने कहा था यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो, वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो जो परपेंडिकुलर हो, वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर के साथ। मैंने कहा जब भी हम दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर बनाते हैं तो हम उन दोनों का क्रॉस निकालते हैं। क्या मैंने क्रॉस निकाल दिया? नहीं, अभी नहीं निकाला, अभी तो मैंने इन दोनों वेक्टर को निकाला है। देखो ये रहा, ये है वो वेक्टर, और ये रहा वो दूसरा वेक्टर। क्या मैंने क्रॉस निकाला है? नहीं, अभी मैंने क्रॉस थोड़ी ना निकाला है, अभी तो मैंने वेक्टर निकाले। बताओ जब तक वेक्टर नहीं होंगे तब तक क्या तुम क्रॉस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अब निकालूंगा क्रॉस क्योंकि अब मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, तो देखो किसका क्रॉस निकालूंगा? a प्लस बी का a माइनस बी के साथ क्रॉस निकालूंगा। देखो जरा, याद है ना क्रॉस कैसे निकलता है? क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट, क्रॉस मतलब डिटर्मिनेंट। तो देखो किस तरह से निकालूंगा। मैंने बताया था क्रॉस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आई आ जाता है, जे आ जाता है, के आ जाता है, आई आ जाता है, जे आ जाता है, के आ जाता है। ठीक है, अब पहला वाला वेक्टर देखो, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। पहले वाले वेक्टर में बताओ आई के साथ क्या है? 4, 4 आ गया। जे के साथ क्या है? 4, 4 आ गया। क्या पहले वाले वेक्टर में के के साथ कुछ दिख रहा है? क्या पहले वाले वेक्टर में तुमको के के साथ कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, तो 0 है ना। अब इधर देखो, अब दूसरा वाला वेक्टर आई के साथ क्या है? 2, तो 2 आ गया। क्या तुमको जे के साथ कुछ दिख रहा है? बताओ, दूसरे वाले में तो जे ही नहीं है, तो जे के साथ क्या आ गया? 0। क्या तुमको के साथ कुछ दिख रहा है? हाँ, के साथ 4 है, तो 4 आ गया वेक्टर। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो अब देख लेता हूं मैं नीचे, एक काम करता हूं ये वाला पार्ट रख कर देता हूं। इसका सॉल्यूशन है ना, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर करूंगा, पहले नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको इवेल्युएट करते हैं। तो मैंने बताया था अक्सर है ना उससे इवेल्युएट करते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा 0 होती हैं। मैंने चैप्टर 4 में तुम्हें ये बातें बताई थी कि हम उस रो से या उस कॉलम से इवेल्युएट करते हैं जिसके अंदर क्या होती हैं? सबसे ज्यादा 0 होती हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 0 होती हैं। ठीक है, तो देखो किसके अंदर सबसे ज्यादा 0 है? एक तो कॉलम 3 है ना, और एक रो 3। तो किसी से भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर पहली रो से ही करना चाहते हो तो पहली रो से कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए ना पहली रो से ही कर देता हूं, और ऐसी बात नहीं किसी से भी कर लो, आंसर सेम आता है। पहली रो से ही करके दिखा देता हूं। देखो आई, आई ले लिया तो क्या क्या बच गया? 4 0 0 4। जे तो माइनस का आएगा, याद है ना माइनस का क्यों आएगा? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके जे माइनस का आ गया। अब जे में क्या क्या आ गया? 4 0 2 4। अब के आ गया, के में देखो 4 4 2 0, 4 4 2 0। अब क्रॉस करेंगे, मतलब ये वाला क्रॉस। ठीक है, तो देखो वो वाला स्टेप मैं ऊपर कर रहा हूं, नीचे स्पेस खत्म हो गया। आई देखो 4 की 4 से 16, 0 की 0 से -0, 4 की 4 से 16, 2 की 0 से 0, 4 की 0 से 0, 2 की 4 से 4 दूनी 8। सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 0 गए 16, 16 की आई से 16 आई, 16 में से 0 गए 16, 16 की जे से -16 जे, 0 में से -8 गया तो माइनस के ही बचेंगे 8, और माइनस के 8 की के से तो माइनस के 8 के। ये आ गया हमारे पास ये वाला वेक्टर a प्लस बी का क्रॉस a माइनस बी के साथ। देखो मैंने बताया था कि हम दोनों का क्या निकालते हैं? क्रॉस निकालते हैं। तो मैंने उन दोनों का क्या निकाल लिया? क्रॉस निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था, क्वेश्चन ने देखो जो कहा था ना वो अभी तक मैंने बोर्ड पर बना रखा है, रब नहीं करा। ठीक है, मैं फालतू की चीजें हटा देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा था? एक यूनिट वेक्टर बनाइए जो इन दोनों के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। एक यूनिट वेक्टर बनाइए जो इन दोनों के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। मैंने कहा इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर करना है ना,
तो इन दोनों का क्या निकाल लो, क्रॉस निकाल लो। मैंने क्रॉस निकाल लिया, ये रहा क्रॉस। अब क्वेश्चन ये कि अब क्या करें आगे। देखो हमें क्या चाहिए था, हमको यूनिट वेक्टर निकालना था। वो यूनिट वेक्टर इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर। पता नहीं मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया है या नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बता देता हूं। देखो किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, सपोज मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है ए का। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है ए का। तो वही वेक्टर ऊपर आता है और उसका मॉडुलस नीचे आता है। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। फिर से देखो, तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है बी का, तो बी का वेक्टर ऊपर आएगा, उसी का मॉडुलस नीचे आएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर निकालना है तुम्हें ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। तो जिसका निकालते हैं ना वो वेक्टर ऊपर आता है और उसी का मॉडुलस नीचे आता है। ये बन गया फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत है। यूनिट वेक्टर निकालना था ए का, तो ए ऊपर उसका मॉडुलस नीचे। यूनिट वेक्टर निकालना था बी का, तो बी ऊपर उसका मॉडुलस नीचे। यूनिट वेक्टर निकालना था प्लस का, तो प्लस ऊपर उसका मॉडुलस नीचे। अब तुम इसका बता दोगे। देखो फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में चिपक गया होगा। देखो यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों के साथ, यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों के साथ। तो मैंने क्या बताया, अगर यूनिट वेक्टर इन दोनों के साथ निकालना है तो इनका क्रॉस बना लो, ये रहा क्रॉस। अब एक काम करते हैं, ये जो क्रॉस बनाया है ना, इस क्रॉस के साथ यूनिट वेक्टर निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा। यूनिट वेक्टर निकालना है किसके साथ, इसके क्रॉस के साथ। तो देखो मैंने ब्रैकेट में बड़ा सा क्रॉस बनाया है। अच्छा इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि भाई आइटम भी तो बड़ी है। इतना बड़ा ब्रैकेट, फिर अंदर ब्रैकेट, फिर बीच में क्रॉस क्यों बनाया, क्योंकि आइटम भी इतनी बड़ी है। अच्छा अब मैंने बताया तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। क्या सिखाया, फॉर्मूला बनाना। देखो जिसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं वो वेक्टर ऊपर, तो ऊपर आ गया। देखो अब ये भी बताया था ना, देखो ये रहा। यूनिट वेक्टर बनाना है ए का, तो ए वेक्टर ऊपर, उसका मॉडुलस नीचे। देखो यूनिट वेक्टर बनाना था उन दोनों के साथ, तो मैंने कहा उन दोनों का ना क्रॉस निकालो, तो मैंने उन दोनों का क्रॉस निकाल लिया। अब यूनिट वेक्टर बनाना है उनके क्रॉस के साथ, तो देखो यूनिट वेक्टर बनाना है क्रॉस के साथ, तो जिसके साथ बनाना है ना वो वेक्टर आता है ऊपर, है ना, और उसी वेक्टर का मॉडुलस आता है नीचे। उसी वेक्टर का मॉडुलस कहां पर आता है, नीचे आता है। तो देखो उसी वेक्टर का, ये देखो ये लगा दिया मैंने मॉडुलस, ये दिखाई दे रहे हैं दो डंडे, ये मैंने क्या लगा दिया, मॉडुलस। ये मॉडुलस आ गया हमारा। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो अब तुम कहोगे फॉर्मूला तो बड़ा हैवी सा बन गया, दिखने में लग रहा है हैवी, उसी से बनाए। देखो इसका यूनिट वेक्टर बना रहे हैं, तो ये वेक्टर ऊपर और इसी वेक्टर का मॉडुलस नीचे। अब देखो ये कैसे निकलेगा, देखो ऊपर तो वेक्टर आएगा, क्या तुम्हें वेक्टर दोबारा से बनाना है, नहीं, ये रहा ना वेक्टर बना बनाया, ये रहा पहले से बना के रख रखा है हमने, इसको नीचे चेप दो। 16i माइनस 16j माइनस का 8k। जिसका भी यूनिट वेक्टर बनाते हैं वो वेक्टर है ना पहले ही बना के रख लेते हैं। अब देखो वो वेक्टर हमने पहले ही बना के रख रखा था, ऊपर डाल दिया मजे मजे में। बताओ ऊपर डालने में हमें 2 सेकंड नहीं लगे, ठीक है, यूं ही डाल दिया ऊपर, है ना। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा उसका मॉडुलस। नीचे क्या आने वाला है, नीचे ना उस वेक्टर का मॉडुलस आएगा। तो मैंने तुम्हें अभी भी सिखाया था मॉडुलस कैसे निकलता है, रूट में निकलता है। और देखो कैसे निकलता है, आई के साथ 16, 16 का स्क्वायर, जे के साथ 16, 16 का स्क्वायर। तुम कहोगे माइनस नहीं लेना, मैं बोलूंगा माइनस अगर लेना है तो ले लो, स्क्वायर है, स्क्वायर तो प्लस ही बना देगा, चलो कोई बात नहीं, लेना है तो ले लो। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो फायदा तो है नहीं कुछ लेने का, ठीक है। प्लस के साथ क्या है 8, 8 का स्क्वायर, ये लो मैंने इधर भी माइनस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, लोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे और नहीं लोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो देखो जिसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं वो वेक्टर आता है ऊपर, जिसका भी हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं वो वेक्टर आता है ऊपर, और उसी वेक्टर का मॉडुलस कहां पर आता है, उसी वेक्टर का मॉडुलस आता है नीचे, ठीक है। अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, अब हम एक स्टेप के अंदर स्क्वायर वगैरह खोलेंगे और क्वेश्चन हमारा खत्म। देखो ऊपर तो यही बचा 16i
-16j -8k। अब अपोन में देख लेते हैं। हाँ, नीचे स्क्वायर खोल देते हैं भाई। 16 का स्क्वायर होता है 256 256, फिर से 16 का होता है 256 256 और 8 का होता है 64। हाँ, ऊपर 16i 16j माइनस का 8k। हाँ, इन सबको ऐड करते हैं भाई। देखो 256, 6 और 6 12, 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 6 17 का 7 हासिल 1, 3 3 और 2 5, 576। मेरे हिसाब से 576 किसी का स्क्वायर रूट होता है। किसका स्क्वायर रूट 576 का होता है 24। तो 16i -16j माइनस का 8k अपोन में 24, अपोन में 24। ठीक है, अपोन में क्या आ गया भाई 24 आ गया। ठीक है, अब अलग अलग कर दो। देखो 16 के भी अपोन में लगा दो 24, 16 के भी अपोन में लगा दो 24 और 8 के भी अपोन में लगा दो 24। और अगर थोड़ा बहुत कट रहा है ना तो काट दो। देखो कट भी रहा है, 4 से कट रहा है, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। थोड़ा सा और कट रहा है तो क्यों ना और काटे, 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 3 24। ठीक है, ये है हमारा फाइनली यूनिट वेक्टर। हमारा फाइनली यूनिट वेक्टर यही है। ठीक है, आंसर वगैरह अगर चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई यूनिट वेक्टर हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है। तो मैंने पहले बताया था एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी भी है, तो 4 मार्क्स के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें काफी कुछ सीखने को मिला। अगर ध्यान से समझोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, और अगर थोड़ा सा भी इस पर फोकस नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल। तो कभी कभी क्या होता है, देखो क्वेश्चन में हम क्या बोला है कि ए के ना यूनिट वेक्टर है, होगा कोई यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर ने ना 3 काम करे हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इस यूनिट वेक्टर ने एक एंगल बनाया है पाई अपोन में 3, किसके साथ, आई के साथ, है ना, आई के साथ। एक एंगल और बनाया है इसने, इसने एक एंगल और बनाया है π/4, ये वाला एंगल बनाया है जे के साथ। मतलब एक एंगल बनाया 60 डिग्री का आई के साथ, एक एंगल बनाया 45 डिग्री का जे के साथ। तो सीधी सी बात है एक एंगल जरूर और होगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा, किसके साथ बनाया, के के साथ। अच्छी बात है, इसने आई के साथ भी एक एंगल बनाया, जे के साथ भी एक एंगल बनाया और के के साथ भी एक एंगल बनाया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन ने हमको आई वाला बता दिया, जे वाला बता दिया, लेकिन के वाला क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड थीटा। तो बताओ के वाला एंगल क्या है। अरे भाई जब 2 बताए तो ये भी बता देते, हमारा क्या जा रहा था, लेकिन नहीं, हमसे पूछेंगे, बहस करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे ये एंगल, हम बता देंगे। देखो कैसे, तो देखो जब भी क्वेश्चन है ना हमें एंगल दे देता है, और एंगल किसके साथ देता है, आई के साथ, जे के साथ, के साथ, किसी के भी साथ एंगल दे, तुम्हें इस एंगल को किसके साथ लगाना होता है, कोस के साथ। π/3 का मतलब कोस π/3, π/4 का मतलब कोस π/4, थीटा का मतलब कोस थीटा। बात समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो जब भी इस तरह का कोई एंगल क्वेश्चन हमको देता है ना, तो क्वेश्चन ने इसलिए दिया है π/3 का क्या मतलब है, कोस π/3 एंगल के अकॉर्डिंग, और π/4 का मतलब कोस π/4, और थीटा का मतलब कोस थीटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे तो ये वाली जो बात है ना ये चैप्टर 11 में आने वाली है, क्योंकि चैप्टर 11 में इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत मिलेंगे। लेकिन मैंने पहले बताया था कि चैप्टर 10 का और 11 का कनेक्शन है पूरा पूरा, मतलब ये एक दूसरे से ही रिलेटेड चैप्टर है पूरे तरह से। तो जो बच्चे 10th चैप्टर में अच्छा करते हैं उन्हें 11th में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और जो बच्चा 11th भी सीख जाता है उसे 10th चैप्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर ज्यादा मिलने वाले हैं, यहाँ पर तो एक आधा आएगा ऐसा एंगल वाला। खैर फिलहाल इसको देखते हैं। देखो आई के साथ वाला भी कोस में जाता है, जे के साथ वाला भी कोस में जाता है, और के साथ वाला भी कोस में जाता है, इस बात का ध्यान रखना। देखो अब क्वेश्चन ने हमसे ये क्या बोला था, ये क्या दे रखा है, ये एक यूनिट वेक्टर है,
ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन ने ये बात बताई थी। और शायद तुमको ध्यान हो, यूनिट वेक्टर की एक खासियत होती है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड बोलो या मॉडुलस बोलो, एक ही बात है। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि साइड में रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। अच्छा, यूनिट वेक्टर याद है, अगर यूनिट वेक्टर का मॉडुलस निकलता है तो कैसे निकालते हैं, यही तो करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। जो आई के साथ लगा हुआ होता है, आई के साथ वाला, जे के साथ वाला, के साथ वाला, ठीक है, आई के साथ वाला, जे के साथ वाला, के साथ वाला, उनका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, उनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, अब ये काम आएगा। देखो, क्वेश्चन ने बताया था कि ए वेक्टर आई के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, ये बना दिया। जे के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, ये बना दिया। के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, ये बना दिया। तो हमने उससे एंगल बना लिए हैं, ठीक है। इनसे भी मॉडुलस निकल जाता है, इनसे भी क्या निकल जाता है, इनसे भी मॉडुलस निकल जाता है। कैसे, देखो जरा, देखो मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। अब भी लगाना पड़ेगा, देखो कैसे। आई के साथ क्या है, पाई बाय 3, तो कोस पाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है, पाई बाय 4, तो कोस पाई बाय 4 का स्क्वायर। के साथ क्या है, थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। एक बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि वहां पर हम क्या करते थे कि जो आई के साथ लिखा हुआ होता था उसका स्क्वायर करते थे, जे के साथ जो लिखा हुआ होता था उसका स्क्वायर करते थे, और के साथ जो लिखा हुआ होता था उसका स्क्वायर करते थे। लेकिन इसमें ना एंगल दे रखे थे, क्या हम एंगल का स्क्वायर कर देंगे, समझ में आ गई ना बात। यानी कि एंगल वाले फॉर्मूले से भी मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखो। अच्छा, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू, कोस पाई बाय 3 का मतलब है 60, और 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ऐसे छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब ऊपर वाला पार्ट में रख कर रहा हूं, देखो। अच्छा, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, कितनी बार बता दी ये वाली बात। तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाने के लिए अक्सर हम क्या करना पसंद करते हैं, रूट हटाने के लिए अक्सर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो जैसे तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या बचेगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, रूट से स्क्वायर कट गया। देखो, हाँ, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/√2 का क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर तो 1, और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे। बताओ, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दो, या फिर एक काम करते हैं, पहले ना इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4। या चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप कर ही देता हूँ, या फिर इन दोनों को उधर ही भेज दो। हाँ, 1/4 1/2 दोनों उधर आके माइनस हो गए, 1/4 1/2 इधर आके क्या हो गए, माइनस हो गया। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, 4 - 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, 4 में से 3 गए, देखो 1 और 1 2, 1 और 2 3, तो 4 में से 3 गए 1, यानी कि 1/4। और कोस स्क्वायर थीटा में ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। बताओ, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 1 का रूट होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये आ गया कोस थीटा की वैल्यू 1/2। अब बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि कोस में 1/2 कितने पर बनता है, कोस में 1/2 कितने पर बनता है, कोस में 1/2 60 पर बनता है।
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 यानी कि π/3। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। एक बार चेक कर लेते हैं पहले। हाँ, थीटा की वैल्यू π/3 है। तो देखो एंड में क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन ने? फाइंड द थीटा। तो ये पूछा था फाइंड द थीटा। अच्छा, अब मैं ना क्वेश्चन में एक चीज और बतानी है मुझे अभी। तो क्वेश्चन को दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं, अपनी बुक के अंदर देखना, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 आई के साथ, π/4 जे के साथ और एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम। तो देखो 90 से कम ही तो बना है। π/3 का क्या मतलब है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो इट विल बी करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। खैर, हमने थीटा तो निकाल दिया। अच्छा, थीटा के बाद है ना एक चीज और पूछी है क्वेश्चन ने, देखो क्या लिखा हुआ है। हैंस कंपोनेंट्स ऑफ ए के कंपोनेंट भी पूछे हैं क्वेश्चन ने हमसे। ए के कंपोनेंट भी पूछे हैं। मैं बता देता हूं ये कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो, उसने बोला था कि आई के साथ बना रहा है π/3, उसने बोला था जे के साथ बना रहा है π/4, उसने बोला था के साथ बना रहा है थीटा। हालांकि थीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, थीटा तो कैलकुलेट कर लिया है। फिर उसने ना ये पूछा था ए के कंपोनेंट भी बताओ। तो मैंने बताया था आई के साथ π/3 बना रहा है मतलब cos π/3, जे के साथ π/4 बना रहा है मतलब cos π/4, के साथ थीटा बना रहा है मतलब cos π/3। समझ में आ गई ना बात? देखो, आई के साथ π/3 cos π/3, जे के साथ π/4 cos π/4, के साथ π/3 मतलब cos π/3। तो एंड में क्वेश्चन ने पूछे थे ए के कंपोनेंट्स भी बताओ। ए के क्या बताओ? कंपोनेंट्स बताओ। तो देखो, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो इनकी वैल्यू होती है। हाँ, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos π/3 की फिर से क्या वैल्यू होती है 1/2। तो इन कंपोनेंट को ना ऐसे लिख दे करो 1/2, 1/√2, 1/2। ये हो गए कंपोनेंट्स। ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिख दिया करो। हाँ, इनको नोट कर लेना सॉल्यूशन में। cos π/3 इक्वल टू cos π/4 इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू, और फिर एंड में ये ब्रैकेट लगाकर लिख देना। तो ये क्या माने जाएंगे? ये माने जाएंगे कंपोनेंट्स। किसके? वेक्टर ए के। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स माने जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। सच कहूं तो थोड़ा सा इजी था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 2 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और देखो, इसको उसके बराबर प्रूफ करना है ना, शो करना है, ठीक है। तो देखो, उधर करने की जरूरत नहीं है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल करना है। करना ही क्या है? मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे करनी है, देख ध्यान से देखना। पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो मल्टीप्लाई करनी नहीं है, क्रॉस लगा देना है। ये हो गया, ठीक है। बीच में आ गया प्लस। अब देखो, पूरे की मल्टीप्लाई बी के साथ। समझ में आई ना बात? ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिख देना, क्योंकि मैं सिर्फ किसका सॉल्यूशन कर रहा हूं? एलएचएस का। सिर्फ किसका सॉल्यूशन चलेगा? एलएचएस का। मैंने क्या करा? मैंने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ए के साथ करी। देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई बी के साथ करी। तो देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई बी के साथ, है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, ए वेक्टर का क्रॉस ए के साथ, है ना, ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो, ए वेक्टर का क्रॉस ए के साथ, ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ, बीच का माइनस बीच में। अब इधर देखो, ए वेक्टर का क्रॉस बी के साथ माइनस बी वेक्टर का क्रॉस बी के साथ, है ना। बहुत ही सिंपल काम है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो मजाक से बढ़कर नहीं है ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें दो खासियत बता देता हूं। देखो, ये जो है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये जो होता है हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये प्रॉपर्टी होती है क्रॉस वाले की। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस के बराबर होता है, ठीक है, वो माइनस वाले के बराबर होता है। मतलब ये आपस में क्या होते हैं? ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन माइनस वाले के साथ। अब जरा देखो क्या है इसका मतलब। देखो, माइनस वाला क्रॉस
प्लस वाले क्रॉस के बराबर होता है। और एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं, जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं, मतलब कि ए और ए का क्रॉस, बी और बी का क्रॉस, सी और सी का क्रॉस, डी और डी का क्रॉस, मतलब जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो इनकी वैल्यू जीरो होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, देखो अब जरा मैं भी फिर से बता दूंगा। देखो बताओ, इस वाले वेक्टर की वैल्यू और इस वाले वेक्टर की वैल्यू, दोनों वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मैं इनको अगले स्टेप में गायब कर सकता हूं? हाँ। क्या क्या बच गया? एक तो ये बच गया, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इन दोनों की वैल्यू जीरो हो गई, साइड में बतानी पड़ेगी, लिखो बिकॉज ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। सिर्फ एक का बता दो, मैंने ए वाले का बता दिया, बी वाले का नहीं बताया, या फिर तुम बी वाले का बता दो, ए वाले का रहने दो। ठीक है, तो किसी एक का बता देंगे इक्वल टू जीरो, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने अभी एक चीज बताई थी कि ए का क्रॉस बी का क्रॉस बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस के, ये बराबर होता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस वाले की जगह प्लस वाले की वैल्यू डाल रहा हूं। देखो माइनस वाले की जगह प्लस वाले की वैल्यू, देखो इसकी जगह, इसकी जगह देखो ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस। समझ में आ गई ना बात? देखो प्लस वाला क्रॉस माइनस वाले क्रॉस के बराबर होता है, प्लस वाला क्रॉस माइनस वाले क्रॉस के बराबर होता है। तो देखो माइनस वाले क्रॉस की जगह मैंने प्लस वाला क्रॉस डाल दिया। अब देखो ए क्रॉस बी दोनों को जोड़ना है। देखो जरा ए क्रॉस बी दोनों को जोड़ना है, तो कितने क्रॉस बी? 2a क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, एक क्रॉस दूसरा क्रॉस, तो कितने क्रॉस? 2 क्रॉस। और देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो एंड में लिख देना इक्वल टू RHS। क्यों? क्योंकि हम LHS लेकर चल रहे थे और हम RHS पर पहुंच गए, तो LHS को हमने RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक दो छोटी मोटी बात है, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। खैर देखो, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करी, इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करी, ठीक है, फिर इन दोनों की वैल्यू जीरो होती है क्योंकि सेम वेक्टर है। सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो साइड में हमने बता भी दिया। हम माइनस वाला क्रॉस प्लस वाले क्रॉस के बराबर होता है, फिर उसकी हमने वैल्यू भी डाल दी और दोनों को जोड़ दिया तो 2 क्रॉस में आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और अगर तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो किसी जरूरतमंद इंसान को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।